4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। अभय द्विवेदी जी आपका। कहा जाता है कि जब जहाज डूबता है तो चूहे पहले कूद कर भागते हैं, लेकिन यहाँ तो चूहे बर्खास्त किए जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे याद नहीं आता कि आज़ाद भारत में कभी ऐसा हुआ कि एक ताकतवर कैबिनेट मिनिस्टर उसके सारे स्टाफ को पीएमओ कार्मिक मंत्रालय अचानक बर्खास्त कर दे या हटा दे। और ये ऐसे दौर में हुआ जब राहुल गांधी ने कहा कि हमें अंदर के लोग अब खबरें देने लगे हैं, पहले कोई बताता नहीं था। एक के बाद एक खबरें लीक हो रही हैं, चाहे चंदा चोरी की खबर हो या फिर मंत्रालय की खबर हो। भूपेंद्र यादव सबसे ताकतवर मंत्रियों में माने जाते हैं, मोदी और शाह साहब के दोनों के करीब हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट विभाग दिखते हैं, खनन पट्टे ठेके सब उन्हीं के पास में। अचानक उनके पीएस 5 सालों से अमर सिंह राजस्व सेवा के अफसर हैं, उनके साथ थे। अचानक 2 अफसरों को हटाया गया, भूपेंद्र यादव के 2 अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया। इसका मतलब कि भूपेंद्र यादव के मंत्रालय में कुछ ऐसा बड़ा घोटाला चल रहा था जिसको लेकर सरकार में हड़कंप मच गया। जयराम रमेश और सुप्रिया श्री ने दोनों ने एक्स पर लिखा है कि ये एक बड़े घोटाले की तरफ इंगित कर रहा है। एक मंत्री के 4 स्टाफ को इस तरह हटाना, बर्खास्त करना बड़ी बात है। तो इसका मतलब अब मंत्रालय के अफसर या तो कोई बड़ा खेल खेलते हुए पकड़े गए, या मंत्री जी के कारनामे उनके पास थे तो पकड़े गए, या पीएमओ ने भाई समझ लिया कि ये कुछ ऐसी फाइलें राहुल गांधी तक या किसी और तक पहुंचा रहे हैं जिससे खतरा है। कुछ तो मोदी सरकार में ऐसा हो रहा है जिससे अब विश्वगुरु के भी पसीने आ रहे हैं। वरना भूपेंद्र यादव का पीएस मतलब आत्मा होती है मंत्री की। सारी फाइलें वो तय करता है, एक एक ठेका पट्टा, पर्यावरण की मंजूरी सब वही तय करता है। और इतने लंबे समय से भूपेंद्र यादव के साथ क्या लग रहा है कि आग की लपटें अब पीएमओ तक पहुंच रही हैं, मंत्रालयों तक पहुंच रही हैं और मामला गड़बड़ा रहा है। देखिए, 12 साल शासन करने के बाद में मोदी सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ये अपने आप में अब एक स्थापित तथ्य हो गया है। और आप जो बात बता रहे हैं, भूपेंद्र यादव वाला मामला बहुत चर्चा है, मैं भी सुबह से सुन रहा हूं। तो ये इस बात का एक और प्रमाण है। और इस तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा। देखिए, हरदीपपुरी संदेह के घेरे में है। आपकी जो वित्त मंत्री हैं वो अक्षमता की समस्या की शिकार हैं। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान है, वो अक्षमता और संदेह दोनों के घेरे में है। अब भूपेंद्र यादव का मंत्रालय भी संदेह घेरे में आ गया। अच्छा, अब आप सोचिए कि जहां हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि मोदी के मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल होगा, कुछ विस्तार होगा, लेकिन हो रही है इस तरह की कार्रवाइयां। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो आपने बताई है और जो सवेरे से चल रही है। आमतौर पर किसी एक आध अफसर को हटाया जाना या बदला जाना, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन एक साथ अगर होलसेल चेंज किया जाए इस स्तर का, तो इसका मतलब यह है कि कोई बहुत जबरदस्त किस्म की गड़बड़ी थी। कौशल विकास मंत्रालय के अंदर जो घोटाला हुआ 10,000 करोड़ का, हम लोग उसके बारे में जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार को एक श्रेय तो देना पड़ेगा कि मोदी सरकार अपने भीतर हुए घोटालों का कुछ हंगामा नहीं होने देती। किसी तरीके से मीडिया की मदद से, मीडिया उसने कैप्चर कर रखा है, हंगामा होने से रोक देती है और फिर अपने फ्लैंक्स कवर करने में जुट जाती है। यानी जो कमजोर जगह हैं उनको मजबूत करने में जुट जाती है। ये मोदी सरकार का ये रवैया है। लेकिन जब मोदी सरकार को किसी दूसरे के खिलाफ कुछ भंडाफोड़ कराना होता है, उसमें जरूर कामयाब हो जाते हैं। जैसे कि अयोध्या में उन्होंने आरएसएस के खिलाफ भंडाफोड़ का कामयाबी से कर दिखाया। हम लोग उसके बारे में आगे जाके चर्चा कर सकते हैं। तो भूपेंद्र यादव का मामला बहुत संदिग्ध है। सब लोगों को उनके ऊपर जायज किस्म का शक है। और अगर मीडिया वास्तव में पहले की तरह स्वतंत्र होता और निष्पक्ष होता, तो कोई ना कोई खोजी पत्रकार उन तमाम वजहों को खोज निकालता जिन वजहों के कारण ये हुआ है। हो सकता है कल के इंडियन एक्सप्रेस में या हिंदू में या इस तरह की किसी अखबार में जिनमें अभी तक इनकी पत्रकारिता में अभी कुछ दम दिखाई पड़ती है, इससे संबंधित कुछ खबर आए और हम लोगों को सुराग मिले कि ये सब क्यों किया गया है। इसकी पूरी अखबारों की, टीवी में तो नहीं आएगा, अखबारों की कॉलमों पर नजर गड़ाए रखिए, कुछ न कुछ जरूर निकल कर आ सकता है कल, क्योंकि खबर भी आएगी और खबर होने के साथ साथ में कुछ उसमें शक की सुई किधर घूम रही है ये भी समझ में आएगा।
अबे जी, आप देखिए कि मंत्रालय की खबरें अंदर से लीक तो हो रही हैं। एथेनॉल वाला मामला, मंत्रालय के कुछ लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब उस विभाग से जुड़े हुए लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और देश भर में गडकरी के खिलाफ एक विलेन वाला माहौल। मध्यम वर्गीय परिवार, आपकी गाड़ी से मेरी गाड़ी से भी जुड़ा हुआ मामला है। जो लोगों की तनख्वाह, जो बेचारे 7-8 हजार रुपए तेल का हिसाब रखते हैं, उनकी गाड़ियां कबाड़ा हो रही हैं। पेट्रोल डीजल में एथेनॉल मिलाने को लेकर मुद्दा बन रहा है। एक के बाद एक मंत्रालय गलती कर रहा है और एक के बाद एक चीजें बाहर आ रही हैं। पहले नहीं अब होता था, देखिए, मोदी सरकार अब में कभी आप नहीं जो होता बात कह रहे हैं और हम जो बात कह रहे हैं, आपने एक बार और फिर दोबारा उसी का प्रमाण पेश किया। था। नितिन गडकरी मोदी सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफल मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। उनके बारे में ये कहा जाता था कि ये जो इन्हें जिम्मेदारी मिलती है बहुत अच्छी निभाते हैं ये, और चुपचाप काम करते हैं, और जो अफसर इनकी बात नहीं मानता या इनकी योजनाओं पर अमल नहीं करता, उस अफसर को यहाँ तक की धमकी दे देती है कि मैं तुम्हें उठा के छत से नीचे फेंक दूंगा वगैरह। इस प्रकार की बात भी उनके बारे में कही जाती है। और उनके बारे में कहा जाता है कि ये नो नॉनसेंस टाइप के हैं, ये अपना काम जरूर करते हैं और धड़ाके से बोलते हैं, दबते नहीं है किसी से, अपनी बात कहते ही कहते हैं। लेकिन वो नितिन गडकरी भी इस वक्त साख के संकट के शिकार हैं। एथेनॉल वाले मामले में उनके बेटे की भूमिका को के सवाल को लेकर 20% एथेनॉल E20 बनाने के बाद जब E25 करने की तरफ जा रहे हैं, तो पूरे देश में इस पर हंगामा हुआ है और मोदी सरकार को E25 ईंधन लाने के में कदम पीछे खींचना पड़ा है। कम से कम कुछ दिनों के लिए उसने अपनी योजना स्थगित कर दी है। लगातार नितिन गडकरी को सफाई देनी पड़ रही है कि सब अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसी कोई बात नहीं है, ये सब कहा जा रहा है। अब देखिए, जिस सरकार का सबसे ज्यादा सक्षम और बहुप्रशंसित मंत्री संदेह के घेरे में हो, जिस सरकार का सबसे ज्यादा, जिसे कहते हैं बदनामी के कगार तक पहुंच गया मंत्री हरदीप पुरी संदेह के घेरे में हो, जिस सरकार का सबसे ज्यादा शक्तिशाली मंत्री भूपेंद्र यादव का आपने जिक्र किया संदेह के घेरे में इस घटना से आ गया है, वित्त मंत्री जो कि अक्षमता के कारण उनको मंत्री रहना चाहिए कि रहनी चाहिए, इसके ऊपर सवालिया निशान लग गया है, और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनकी तो सक्षमता का पर भी सवालिया निशान है और पारदर्शिता के ऊपर भी सवालिया निशान है। जब ये सब हो गया हो, इसका मतलब है कि सरकार ठीक से नहीं चल रही है, बहुत बुरी तरीके से सरकार चल रही है। बस किसी तरीके से भांडा फूटने से बचा हुआ है, और वो इसलिए बचा हुआ है क्योंकि मीडिया भांडा फूटने में कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। भांडे बहुत से हैं, फूटने से पहले कोशिश करके उनको दबा दिया जाता है। यही पूरी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इतनी बुरी गवर्नेंस इस देश में किसी से, जो पहले गठजोड़ सरकारें आती थी, इंद्र कुमार गुजराल की, HD देवगौड़ा वगैरह की, उन सरकारों के जमाने में भी इतनी बुरी गवर्नेंस नहीं थी इस देश की जितनी बुरी गवर्नेंस आज है। बहुत ही भद्दी गंदी गवर्नेंस है। मंत्री बिल्कुल अक्षम है, वैसे भी उनके पास कोई अधिकार नहीं है, थोड़े बहुत अधिकार हैं, उन पे भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। बहुत बुरी हालत है। अच्छा अभय जी, ये जो राहुल गांधी ने कहा, बड़ा गंभीर होकर कहा कि अब सरकार के अंदर के लोग सूचनाएं देने लगे हैं। क्या ये केवल बयान होगा या वाकई में ऐसा होगा कि अब सरकार के अंदर के लोगों को लग रहा है कि विश्व गुरु के दिन अब कुछ गड़बड़ा चल रहे हैं, ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काटने लगा है, तो अब वो नहीं नहीं, अंदर की खबर। ये केवल सरकार को चौंकाने के लिए या थोड़ा सा त्रस्त करने के लिए दिया गया बयान नहीं है। जब सरकारें कमजोर हो जाती हैं, जब वो थोड़ी पुरानी हो जाती हैं, दो दो वो दो कार्यकाल तो पूरे हो चुके हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को, तब फिर सरकारों के अंदर बहुत सारी बेचैनियां पैदा होती हैं। लोग, बहुत सारे ऐसे हित समूह बन जाते हैं जो सरकार से नाराज होते हैं, और उनकी नाराजगी कई तरीके से व्यक्त होती है। एक जमाने में ये नाराजगी पत्रकारों को दस्तावेज लीक कराने के जरिए व्यक्त होती थी। आज वो वैसे पत्रकार रहे नहीं। टीवी के ऊपर तो कोई चीज लीक होती नहीं है। प्रेस के अंदर भी अपवाद स्वरूप ही इस तरह की लीकेजेस होते हैं। तो ऐसी हालत में फिर वो विपक्ष के नेताओं को वो खबरें देने लगते हैं। राहुल गांधी ने जो कहा है स्वाभाविक है। राहुल गांधी ने 2024 से पहले कभी ये बात नहीं कही थी। राहुल गांधी ने 2014 से 19 के बीच में भी कभी ये बात नहीं कही थी। अभी ये क्यों कही है? क्योंकि अभी घटित हो रहा है इस तरह का। ये सरकार जो है वो ढलान से नीचे फिसल रही है, धीरे धीरे करके नीचे की तरफ सरक रही है, ऊपर नहीं जा रही है।
2014 से 19 के बीच में सरकार स्थिर लगती थी और 2019 के बाद एक बार लगा था कि सरकार ऊपर जा रही है। उसके बाद में 2024 के बाद से सरकार का संघर्ष ये है कि कैसे वो धरातल पर रहे या नीचे जाने से बचे, लेकिन लगातार उसके बावजूद वो नीचे की तरफ खिसकती जा रही है। गवर्नेंस करना, सुशासन देना इस सरकार के लिए एक बहुत ही मुश्किल काम बन गया है। अब आप नरेंद्र मोदी को देखिए, क्या नरेंद्र मोदी इसमें अपना समय देते हैं? नरेंद्र मोदी निरंतर विदेश यात्राओं पे हैं, लगातार नरेंद्र मोदी विदेश यात्राओं पे हैं। 1-2 दिन रहते हैं, सचिवों की एक मीटिंग लेते हैं और उसके बाद विदेश यात्रा में चले जाते हैं। दरअसल उनके पीछे जो कुछ भी सरकार चला रहा है अगर कोई व्यक्ति, तो वो अमित शाह सरकार चला रहे हैं। अब तो ऐसी स्थिति है कि राष्ट्रपति से मिलने का जो प्रोटोकॉल है मंत्रिमंडल से संबंधित मामलों को, वो भी नरेंद्र मोदी नहीं निभाते हैं, अमित शाह निभाते हैं उनकी जगह जाकर। तो ये जो पूरी परिस्थिति है वो बताती है कि नरेंद्र मोदी का मन अब गवर्नेंस देने में, और जो गवर्नेंस देना काफी बोर किस्म का काम है, बैठना, फाइलों को देखना, जो कमियां हैं, जो लूप होल्स हैं, उनको प्लग करना, उनको बंद करना, ये सब बहुत बोर किस्म का काम है जो नरेंद्र मोदी अब करने के मूड में नहीं है। उनकी उम्र भी हो गई है और मन भी ऐसा करने नहीं होता होगा। तो ना चुनाव सभाएं करना, भाषण देना, ये सब तो ना पसंद है, ये सब तो खूब मजे के साथ करते हैं, लेकिन जो गवर्नेंस है वो तो मेज कुर्सी पे बैठ के एक एक चीज को, मंत्री को, एक एक मंत्रालय को देखना कि इस मंत्रालय में ये कमियां हैं, उसको बुला के यहाँ सदर करो, उसको प्रोटोकॉल बना के दो कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, तुम्हें ये काम करना है। गवर्नेंस एक इस तरह का काम है, वो काम करना नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं रही। इसलिए काफी कुछ सरकार चलाने के लिए अमित शाह पर निर्भर हो गए हैं, और जो उन्होंने मंत्री चुन के रखे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ मंत्री तो बाकायदा बेवकूफ हैं, कुछ मंत्री अक्षम हैं और कुछ मंत्री भ्रष्ट हैं। एक सरकार में यहाँ तीनों कैटेगरीज मौजूद हो, बेवकूफी की कैटेगरी मौजूद हो, अक्षमता की कैटेगरी मौजूद हो और भ्रष्ट की कैटेगरी मौजूद हो, आप सोच सकते हो सरकार की क्या हालत होगी।